हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईयूएस बोर्ड का चैप्टर नंबर 22। ये चैप्टर जो है बायोलॉजी का चैप्टर है, प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स। देखिए, इसमें प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी जो है हम आनुवांशिक सिद्धांतों के विषय में चर्चा करेंगे। ये चैप्टर कई मानने में कई क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध होगा, चाहे वो 11वीं के क्लास के हों, 12वीं हो, 10वीं हो, चाहे उनका बोर्ड हो सीबीएसई हो, एनआईओएस हो, चाहे यूपी बिहार बोर्ड कोई भी बोर्ड हो। अगर उनका सब्जेक्ट में प्रिंसिपल जेनेटिक्स है, आनुवांशिक सिद्धांत है, तो ये चैप्टर उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि त्रिपाण सेंटर जो है आपके लिए ये हिंदी इंग्लिश मीडियम में तो लाता ही लाता है, साथ में अब जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको स्क्रीन में डिस्प्ले होगा, जो कि आपको नोट करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। ये 10वीं क्लास के बच्चों के लिए भी अमृत तुल्य है। तो इस चैप्टर को में जो हम पढ़ेंगे, इसमें ह्यूमन बींग्स के हेरिडिटी और उनके आनुवंशिकता सिद्धांतों के विषय में जो है विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इसमें और क्या है आनुवंशिक सिद्धांतों में हमारे लिए। लेकिन ये सब होने से पहले, चैप्टर करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो की उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईयूएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फ़र्ज़ है और मेरा कार्य करना है, आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए, आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next topic is most important here. There is a chromosome and sex determination. There is a most important topic for the 10th class student. There are sex of inborn individual to determine in a different way, in a different kind of organism. You will learn about the sex determination in a humans, birds, and honeybee in this section. And there is a most important for the human, birds, and honeybee of sex chromosome or discussion of this topic. In some diploid organisms, a specific chromosome have a role in the sex determination. Such a chromosome are called a sex chromosome, and the rest of the chromosome as a set are there is called is a autosome. There is a first point here. If the sex chromosomes are morphologically similar, means XX in the individual, their individuals turn into the homogametics, and such is the produce only kind of gametes containing X. For example, all eggs of human female contain X chromosome and autosome, and some humans, a female, turn into the homogametics. Here showing this picture, there is a female has the XX chromosome is a 22 pairs of chromosome are present here, and the male here the XY chromosome. There is the produce the X chromosome of female and one chromosome is a male. There is a gamete is a XX chromosome, and XY chromosomes are depend upon to as a male gamete. There is a most important diagram for here.
दोस्तों हमारे समक्ष बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है गुणसूत्र तथा लिंग निर्धारण। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है 10th क्लास के बच्चों के लिए जो सीबीएसई पढ़ते हैं उनके 10th क्लास में भी जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गुणसूत्र तथा लिंग निर्धारण के चैप्टर। कहते हैं कुछ द्विगुणित जीवों में एक विशेष गुणसूत्र की लिंग निर्धारण में एक भूमिका होती है और इस प्रकार के गुणसूत्रों के लिंग गुणसूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम अथवा समुच्चय के शेष गुणसूत्र को अलिंगिक सूत्र जो है ऑटोसोम्स कहते हैं, जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर दूसरी बात यहाँ पर देखें तो जब किसी व्यक्ति में लिंग गुणसूत्र और कारकीय गुण जो दृष्टि से सामान्य यानी XX होते हैं तब उसमें जो है समयुग्मक कहलाते हैं। ऐसे व्यक्तियों में केवल एक ही प्रकार के गैमेट यानी युग्मक बनते हैं जिनमें हम X गुणसूत्र होता है। अगर उदाहरण के तौर पर हम देखें तो आपको दिखेगा कि मानव मादा के सभी अंडों में X गुणसूत्र होते हैं। ये तो आपको भी नॉलेज हो गया होगा। अंततः मानव मादा को जो है समयुग्मकी यानी होमोगैमेटिक्स कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है मादा को हम समयुग्मकी यानी सामान्य गुणसूत्र होते हैं, इसलिए समयुग्मक कहते हैं यानी होमोगैमेटिक्स कहते हैं। अगर इस बात को अगर डायग्राम में समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ डायग्राम जो है प्रस्तुत है। दोस्तों यहाँ पर एक डायग्राम प्रस्तुत है जिसमें आप देख सकते हो कि जो पुरुष है उसमें जो है 44 ठीक है XY क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, यानी इसके 22 जोड़े क्रोमोसोम यहाँ प्रेजेंट होते हैं। अगर वही स्त्री को देखोगे तो इसमें जो है 22 जोड़े क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा जिसमें XX गुणसूत्र होगा। यानी इसमें देखोगे स्त्री में देखोगे तो समयुग्मक पाया जाएगा और जो पुरुष में देखोगे उसमें विषम पाया जाएगा यानी डिफरेंट पाया जाएगा। जब कहते हैं अगर पुरुष में से X क्रोमोसोम और स्त्री में से X क्रोमोसोम, कहते हैं स्त्री जो होती है यानी औरतों में सिर्फ XX क्रोमोसोम ही सदैव निकलती है, लेकिन लड़का होना या ना होना ये जो है Y क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है जो कि पुरुषों में होती है। आज के समाज में एक बात आपको हमेशा देखने को मिला है, चाहे पढ़े लिखे व्यक्ति हो चाहे अनपढ़ हो, ठीक है, लड़का होना लड़की ना होना ये जो है स्त्रियों को ही दोष ठहराते हैं और वो कमज़ोर होने की वजह से उन पे ही दबाव डालते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। ये सदैव लड़का होना जो है पुरुष पे डिपेंड करता है और पुरुष में जो है XY क्रोमोसोम में से कौन सा क्रोमोसोम है जो फर्टिलाइज हुआ है शायद पुरुष को भी पता ना हो न स्त्री को पता हो। तो इसमें जो कहते हैं कुछ हद तक जो है किस्मत का भी बात यहाँ पर रहती है, तो इसके लिए सिर्फ औरत को दोष ठहराना कदाचित उचित नहीं है और इस बात को समाज को भी समझना चाहिए। और आप जो वीडियो देख रहे हो पढ़ लिखे बच्चे हो उनको भी इस बात को समझने की ज़रूरत है कि लड़की होना चाहे लड़का होना ये जो है लड़कियों पर डिपेंड नहीं करता है। लड़कियों में सदैव ही समयुग्मक होता है यानी सामान्य युग्मक होते हैं यानी XX क्रोमोसोम होता है, लेकिन अगर लड़कों का Y क्रोमोसोम लड़की के X क्रोमोसोम के साथ फर्टिलाइज होता है तभी जाके जो है लड़के का जन्म होता है और उत्पत्ति होता है। कहते हैं आज तो इस सवाल का जो है प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि आज जो है लड़का लड़की एक सामान्य है। दोनों को अगर सही अपॉर्चुनिटी मिले, सही मौका मिले तो दोनों के दोनों जो हैं अपने आप को इस विश्व के लिए बहुत कुछ करने के सक्षम रखते हैं और क्षमता रखते हैं। इसलिए आज मनुष्यों को ये बात नहीं समझना चाहिए कि लड़का है चाहे लड़की है, दोनों का जो है समाज में बराबर इज्जत होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए और दोनों जो है सर उठा के अपना जीवन को यापन कर सके और कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट न हो सके। The next topic is a sex determination in a human. There is a most important topic here. There is a sex chromosome is a male are morphologically are dissimilar is XY, such as individual produce two types of gametes, one containing X and the other is a containing Y, and there is called to hetero is a gametics. For example, human male produce two kinds of sperm is a X bearing and Y bearing sperm. When the human eggs are fertilized by the X bearing sperm in girl born, there is a human eggs to fertilize by the sperm having to Y chromosome is the Y born. There is a whether there is a unborn will be a male and female purely matter to the chance and no parents can be blamed for the sex of the pregnancy. There is a most important thing here, and the next is a sex determination in the bird. There is a most important topic here, sex determination in a bird. You have just studied the XX and XY types of determination in a human. These types of a sex determination in the found in the other mammals and the most of insect. However, the method of sex determination in the bird is a little different. In a bird, both sexes is a male and female possess two sex chromosomes, but unlike a human beings, there are female has a heteromorphism and a morphological different sex chromosome here and the ZY. Well, there is the male where a morphics condition with the sex chromosome as ZZ. There is a female or
heterogametes are produced of two types of X is the A plus Z and the A plus W. A is a stand for their autosomes and there are male gametes only on types of A plus Z. This type of sex determination is called ZW is means a ZZ. Types of ZW and minus Z types of sex determination. The latter is the Z and W are used to the distinction between types of sex chromosome for X and the Y chromosome found in the X and Y types of sex determination. The here shown in the figure. There is a clear on the here is the AA and ZZ is a female and the AA and ZZ is a male. There is a most important here is the parents and gamete. There is the produced by the AA plus ZZ is a male and AA plus ZZ is a male. But female is an important here character. The AA plus WZ is a female and there is a AA plus WZ is a female. There is a ZW as Z types of sex determination in the bird. A is the autosome. There is a most important for the all class student in this topic. दोस्तों यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है यहाँ जो मानव लिंग निर्धारण। देखिए कहते हैं जब किसी व्यक्ति में लिंग गुणसूत्र और कार्ड के दृष्टिकोण से असामान्य यानी एक्स वाई होते हैं तब उसे जो है विषम युग्मकी यानी हेटेरोगैमेटिक्स कहते हैं। ऐसी विशिष्ट दो प्रकार के गैमेट बनते हैं, एक में एक्स क्रोमोसोम तथा दूसरे में वाई क्रोमोसोम होते हैं। उदाहरण के तौर पर मानव नर दो प्रकार के शुक्राणु यानी एक्स युक्त और वाई युक्त उत्पन्न करते हैं। जब मानव अंड वाई युक्त जो है गुणसूत्रों से जो निक्षेपित होती है तो ये नर शिशु उत्पन्न होते हैं, लेकिन एक नर शिशु पैदा होगा। यह मादा एक केवल विशुद्ध संयोजन करते हैं। किसी भी जनक की संतति के लिंग के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, जो कि मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि किसी को दोषी ठहराना यहाँ कदाचित उचित नहीं है, क्योंकि ये जो है ये कहते हैं ना किस्मत की बात होती है कि पुरुष में से एक्स क्रोमोसोम आ रहा है कि वाई क्रोमोसोम आ रहा है, तो इस बात पर डिपेंड करता है। आगे है हमारा देखिए पक्षियों में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। ये भी बहुत विचित्र घटना है जिसको आपको जानना चाहिए कि पक्षियों में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। कहते हैं अगर हम जो है पक्षियों के लिंग निर्धारण देखें तो अनुवांशिक नियम पर जो है आपने देखा होगा, जो हम आगे पीछे चैप्टर किए तो वो इम्पोर्टेंट था। इसमें एक्स एक्स वाई वाई प्रकार के लिंग निर्धारण के बारे में भी आपने पढ़ा है और जाना है और समझने की कोशिश किया है। कहते हैं इस प्रकार का लिंग निर्धारण स्तनधारियों में जिनमें जो है मानव ही सम्मिलित है और अधिकांश कीटों में पाया जाता है। हालांकि पक्षियों में लिंग निर्धारण प्रणाली थोड़ी भिन्न है। पक्षियों में नर और मादा दोनों में दो लिंग गुणसूत्र होते हैं, लेकिन मानव के विपरीत। दोस्तों अगर पक्षियों में जो है गुणसूत्र देखोगे तो इंसानों से विपरीत होता है। जहाँ पर वहाँ आपने देखा था कि मादा जो है जिम्मेवार होती है, लेकिन यहाँ जो है फादर जिम्मेवार होता है कि वो फीमेल बनेगा कि मेल बनेगा, क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ डिफरेंट है, यानी यहाँ पर जो है बिल्कुल ही अलग है। यहाँ फीमेल दिखाया गया और यहाँ मेल दिखाया गया है, लेकिन कहते हैं इसमें बहुत ही डिफरेंट आपको दिख रहा होगा। फीमेल पेरेंट्स और यहाँ गैमेट दिख रहे होंगे, तो इसमें मेल होने के लिए ए और जेड जेड की ज़रूरत होता है, लेकिन मेल होने के लिए फिर ए और जेड जेड ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हम देखें अगर फीमेल होने के लिए डब्लू की ज़रूरत होती है, तो डब्लू क्रोमोसोम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, जो कि यहाँ पर जो है हमारा सदैव ही फीमेल से जो है प्राप्त होता है। तो ये बहुत काफ़ी यहाँ विचित्र है। कहते हैं ये इंसानों से विपरीत होता है, जहाँ वहाँ पर जो है पुरुष जो मादा है, मादा इसके कोई जिम्मेवार नहीं था, लेकिन यहाँ मादा के जो है फीमेल होने के लिए मादा के गुणसूत्र होना ज़रूरी होता है। लेकिन वहाँ इंसानों में देखोगे तो वहाँ पिता के गुणसूत्र ज़रूरी होता है मादा होने के लिए, लेकिन यहाँ विपरीत है। यहाँ पर लड़की होने के लिए जो है माँ की गुणसूत्र की ज़रूरत पड़ता है और वहाँ लड़का होने के लिए पिता गुणसूत्र की आवश्यकता होती है। तो इसलिए जो है पक्षियों में ये बिल्कुल ही विपरीत होता है इंसानों से, ठीक है। तो यहाँ जो है देखने को आपको यहाँ पर मिल भी जाएगा कि डब्ल्यू जेड जो है जेड जेड टाइप्स में जो डिटर्मिनेशन बॉडी ए ऑटोसोम है, यानी जेड जो है जेड डब्ल्यू और जेड जेड जो है यहाँ पर दिखाया गया है, जो कि फीमेल के लिए डब्ल्यू होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। डब्ल्यू होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो यहाँ पर सिर्फ जो है फीमेल से प्राप्त होगा। तो इस प्रकार आप अगर देख सकते हो तो बिल्कुल ही ये क्लियर है कि ये जो है इंसानों से विपरीत है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप औरतों को बोलोगे तो पता लगेगा कि हाँ भाई सही आप कह रहे हो, क्योंकि इसमें जो है स्त्री का भूमिका है। स्त्री में कोई स्त्री होने के लिए स्त्री की जो है गैमेट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे का जो है हम मधुमक्खी में भी देखेंगे कि जो बी में है कैसे सेक्स निर्धारण होते हैं। चलिए देखते हैं कि जो बी में कैसे लिंग निर्धारण होता है।
So our next topic is sex determination in a honeybee. There is a most important topic here, the sex determination in a honeybee. There is a honeybee have a unique method of sex determination. In a honeybee is a fertilized egg emerges as a female and unfertilized eggs develop into the male. Since the fertilized eggs and also female are diploids and there are unfertilized eggs as a male is a haploid. Sex determination in honeybee is referred to as the haplodiploids and sometimes is also called to the aronotokies. There is sex determination by there is a number of set of chromosome as an individual receives. The male which is called to a Doran and is produced from the unfertilized haploids egg and there is a male honeybee is a contain a single set of chromosome. The female honeybees is which are the worker bee and the queen bee are produced from the fertilized egg and therefore is the diploids the maintain to two set of chromosome. In this case only female are produced by the sexual reproduction. It is a very interesting in a honeybee that is a male have a no father and cannot have a son but have a grandfather and can be grandson. तो यहाँ पर बहुत ही रोचक बात आया है सामने की मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। देखिए यहाँ पर आपको पता होगा कि यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है मधुमक्खियों की कि इसमें तो कोई पिता भी नहीं होता है और ना कोई बेटा होता है, लेकिन फिर भी यहाँ दादा दादी और नाना नानी हो सकते हैं, जो कि बहुत एक अजीब सी बात को यहाँ दर्शाता है। कहते हैं मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, ये जानना भी एक रोचक बात होती है। कहते हैं मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण एक विशिष्ट द्वारा प्राप्त जो है गुणसूत्रों के अनेक समुच्चयों से होती है। नर मधुमक्खी जिसे हम कहते हैं दुम कहते हैं अनिक्षेपित अनुरणित अणुओं में जो है उत्पन्न होते हैं और इस प्रकार नर मधुमक्खी में जो गुणसूत्रों का केवल एक समुच्चय होते हैं, इसमें 16 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मादा मधुमक्खियों यानी कि श्रमिक और रानी मधुमक्खी दोनों निषेचन अंडों से उत्पन्न होते हैं। देखिए ये बहुत काफ़ी रोचक बात है कि मादा मधुमक्खियों जो होती हैं यानी उसको हम श्रमिक कहते हैं और जो रानी मधुमक्खी होती है दोनों के निषेचन से अंडे से उत्पन्न होते हैं और इस प्रकार जो है द्विगुणित होते हैं। उनमें गुणसूत्र के 2 समुच्चय पाए जाते हैं यानी 32 जो है गुणसूत्र पाया जाता है। मधुमक्खियों में केवल मादाएं ही लैंगिक जनन से उत्पन्न होती है, याद रखना दोस्तों, ठीक है। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है कि मधुमक्खियों में केवल मादा ही लैंगिक जनन से उत्पन्न होती है यानी सेक्सुअल डिटर्मिनेशन होती है। कहते हैं कि मेल और फीमेल गैमेट से होते हैं, सिर्फ मादा ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन फीमेल के लिए ऐसा कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं है, केवल मादा ही लैंगिक जनन से उत्पन्न होते हैं। मधुमक्खियों की यह एक बड़ी रोचक बात है कि नरों का ना तो कोई पिता होता है और ना ही उसके कोई बेटे ही होते हैं, लेकिन फिर भी उनके दादा दादी और नाना नानी हो सकते हैं। तो ये बहुत रोचक बात है कि यहाँ पर सिर्फ मादाएं ही होती हैं जो लैंगिक जनन से उत्पन्न होते हैं, मादाएं ही होते हैं जो है गैमेट से बनते हैं, लेकिन जो यहाँ पर नर होता है नर किसी गैमेट से नहीं बनते हैं, नर स्वयं ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इसमें कोई उनका पिता नहीं होता, कोई उसके माता नहीं होती। ये बहुत रोचक बात है और इसमें जो होता है लेकिन फिर भी इनके दादा दादी और नाना नानी हो सकते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात थी जो शायद आपको पहले पता नहीं रहा हो। Here the most important topic here is the criss-cross inheritance, X-linked inheritance. There is the most important topic here. There is a crisscross. We already know that is the genes are localized on the chromosome. There is the most important thing here. The gene which are they localized on X chromosome is a sex chromosome are called to the sex-linked genes. These genes show the criss-cross inheritance and the showing their figure. So when a male has a defective sex link and the genes is localized on the X chromosome, he is transmit to defective X chromosome to his daughter only during to the reproduction. There is a female who has this genes transmit it to be her son and daughter. Both is equal probability. So the male pass on their receives sex linked trait to 50% of his a grandson. Through their daughters, their sex linked trait is began to receive is not be expressed in a female but is expressed in a males. There are males that suffer from to the genetics defect due to the presence of faulty genes on the single is a X chromosome, while the female are only carriers of this defective genes as they have to the other X, as which marks there is the effect of the faulty genes. The trait is showing up to the female only both X chromosome from their mother and father have a faulty genes. Here shown in this picture,
Here is the father and mother. There's a linings equation here is present. Their father and mother is the haplophilics are affected to the chromosome and their mother is a normal. There is the XHY and here there is a XX chromosome and daughter is a carrier is affected to man and son is a normal but daughter is a also normal. They represent a cross inheritance, X-linked, sex-linkage inheritance, and the hair of 50% affected and 50% is normal. There is the most important for hair, and the note is a H is a gene is a hemophilia is a sex-linked genes. There is the most important carriers, and there are the carriers and daughter affected to man. There is a 50% affected and only for 50% is normal. There is a 50-50 is the most important for a cross inheritance. So here one fact is the most important here. This is types of inheritance of receives a second character from a father to be daughter, and then from the daughter to her son is known as a cross inheritance or sex linked is a X linked inheritance. There is a most important factor is a cross. There is a inherent to receive sex linked character from a father to daughter, and then from the daughter to the son is a criss-cross inheritance. The criss-cross inheritance in a human, the red-green color is a blindness and the hapophilia. And the example of sex linkage is an inheritance into human. The defected gene is located on their X chromosome. Thus, a single defected gene is causing disease in the male, when the two defected genes is a homogenesis condition. Only can be case of the disease is a female. Female is a heterogenesis is a condition and presently is a normally, but actually the carriers of the disease, the carrier of female pass their defected genes to the 50% of her son. The disease is expressed only in the male because male does not behave to the parental of their genes on the Y chromosome to the mask their defect of the faulty genes and show in this figure. So here show in this figure there is a parent and gamete, there are human and normal man. There is a normal but is carrier. There is a normal daughter and normal son is present and the C gene from a normal color of vision of and a small C gene for color of blindness is a hair. The normal daughter is a color blindness son and the hair they represent and the pregnancy of the carrier females of the color blindness and the man with hair. But here a second condition is a very different. There is a parent, the gamete is the carrier of XX female and the normal XY male. There is a pregnancy, there is a carrier female and haplophilic male and normally female is a here. There is a pregnancy of the haplophilious carrier female and is a normal male here. There is a most important diagram for here. तो यहाँ मानने में कई इंपॉर्टेंट बात आ गया है क्रिस क्रॉस वंशागति। देखिए इसमें एक संलग्न वंशागति होते हैं जो कि वंशजों से जो है आगे ट्रांसफर होता है। कहते हैं हम पर्वतीय ज्ञान है कि हमें जीन जो है गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। वो जीन जो है एक्स गुणसूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है पर स्थित होते हैं, उन्हें हम लिंग संलयन से जो है सेक्स लिंक्ड भी जीन कह सकते हैं। ठीक है, इन जीनों में क्रिस क्रॉस वंशागति पाई जाती है, लेकिन अगर आप चित्र में देखोगे तो इस बात की क्लियरिटी आपको आ जाएगी। कहते हैं यदि किसी नर में दोषी लिंग संलग्न जीन एक्स क्रोमोसोम पर स्थित हो तब जनन के दौरान यह नर अपना जो है एक्स क्रोमोसोम केवल अपनी पुत्री में ही संचालित करता है। यदि मादा में यह जीन हो तो वह उसे पुत्रों और पुत्रियों दोनों में सामान्य रूप से पहुंचता है। यानी अगर देखा जाए तो मादा गुणसूत्र जो है मेल और फीमेल दोनों में ही सुचारू रूप से जाते हैं, लेकिन इस प्रकार नर अपने इन अप्रभावी लिंग संलग्न जीन के अपनी पुत्री को माध्यम से अपने 50% पुत्रों में भी पहुंचाता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। कहते हैं यह जो है लिंग संलग्न लक्षण अप्रभावी होने के कारण मादा में अभिव्यक्त नहीं होते हैं, लेकिन नरों में अभिव्यक्त हो जाते हैं। इसलिए ये जो है आनुवांशिक दोष नरों में तो आ जाता है, लेकिन मादाओं में इन दोषपूर्ण जीनों केवल वाहक ही रह जाता है। कहते हैं अप्रभावित जीन के लिए संयुग्मज होने पर जो है ये मादाओं में भी इस दोष को अभिव्यक्त होती है। यानी जब सम युग्मज पाया जाता है, आपको पता है कि सम का मतलब क्या होता है और ये पाया जाएगा तभी ऐसा संभव होगा। यहाँ पर एक डायग्रामेटिक बात दर्शाने की कोशिश किया गया है। यहाँ पर एक लिंकेज दिखाया गया है जिसमें हमें फिलियक और हेमोफिलिक प्रभावित को दिखाया गया है और माता और पिता को लिया गया है सामान्य, लेकिन इसमें देखिए प्रभावित किया गया, कहते हैं 50% ही प्रभावित किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ डायग्राम है। अगर आप देखो तो यहाँ पर क्रिस क्रॉस किया गया है जिसमें आपको वाहक दिख रहा है और पुत्री सामान्य आदमी दिखेगा जो यहाँ पर जो है सामान्य रूप में दिखने को मिलेगा। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक नोट वाली बात भी यही है कि एक जीन जो है हेमोफिलियो को दर्शाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ बात को रखता है।
कहते हैं एक फैक्ट की बात भी है कि अप्रभावी लिंग संलग्न लक्षण की इस प्रकार की वंशागति जो पिता से पुत्र में और फिर पुत्री से पौत्र में पहुंचती है क्रिस क्रॉस वंश कहलाता है, यानी एक संलग्न वंशागति कहलाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही रहता है कि वंशागति जो है पिता से पुत्री में और जो फिर पुत्री से पौत्र में ये पहुंच जाता है। तो ये जो है काफ़ी लंबा प्रोसेसिंग होता है जो अपने पूर्वजों से हमें प्राप्त होता है। कहते हैं मनुष्य में किस क्रॉस वंशागत किस प्रकार होता है, तो ये देखने के लिए हम यहाँ पर एक बात देख सकते हैं कि लाल हरी वर्णधनता और हीमोफीलिया लिंग संलग्न वंशागति से उदाहरण है, लेकिन दोषी जीन जो एक्स क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं इस एक अकेली दोषी जीन से नर में रोग हो जाते हैं और दोषी जो जीने होते हैं उस समय दशा में मादा में भी रोग हो कर सकते हैं। मादाएं जो होती है विषम दशाओं में प्रकट हो सामान्य होती है, लेकिन इसमें विषम कंडीशन पाया जाता है, लेकिन वो वास्तव में रोग की वाहक ही होती हैं। वाहक मादाओं में अपनी दोषी जीन को जो है अपने 50% पुत्रों में ही पहुंचा देती है। रोग केवल नरों में ही प्रकट होती है क्योंकि नर में एक्स पर अव्यवस्थित जीनों के अस्थायी वाई क्रोमोसोम पर नहीं होते हैं जो दोषी जीन को प्रभाव को छुपा सके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस बात को दर्शाने के लिए यहाँ पर जो है हम डायग्रामेटिक भी देखेंगे कि किस प्रकार ऐसा होता है। यहाँ पर डायग्रामेटिक आप क्लियर समझ सकते हो कि किस प्रकार ये होता है। अगर देखा जाए तो एक्स एक्स वाई जो कि स्त्रियों में होता है और एक्स वाई जो होता है सामान्य रूप से पुरुषों में देखा गया है। लेकिन अगर हम इसको क्रिस क्रॉस करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर कैपिटल सी के रूप में दर्शाया गया है और इसमें स्मॉल सी के रूप में दिखाया गया है। तो यहाँ पर देखोगे कि सामान्य पुत्र जब होता है और सामान्य पुत्री जब होगी तो क्या दिखेगी, सामान्य पुत्र का लक्षण दिखेगा, लेकिन वर्धित पुत्र जो होगा इस रूप में दिखेगा। तो कहा जाए तो यहाँ 50-50 की बातें यहाँ रह जाती है, जहाँ पर 50-50% की चांसेस रह जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये गैमेट की जो है अपनी एक विशेषता और एक जो है ये सामान्य पुत्र और सामान्य पुत्री प्राप्त करने की ये रूल है। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है पुत्र जो होगा सामान्य होगा, लेकिन कंडीशन जब होगा सी के साथ संलग्न करेगा, लेकिन वर्धित पुत्र जब होगा जब उसमें कोई भी सी के साथ कोई रिलेशन नहीं रहेगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता है। आगे इसी बात को दर्शाने के लिए जो सामान्य वर्ण दृष्टि पुरुष वंध्यता स्त्री की संतान, देखिए जिसमें सामान्य वर्ग दृष्टिहीन पुरुष व वंधित स्त्री को संतान किस प्रकार उत्पन्न होंगे ये बात को भी दर्शाया गया है। अगर माता पिता अगर लेते हैं, अगर वंध अर्थित स्त्री है और सामान्य वर्ग से पुरुष है, अगर उसमें अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो उसमें देखा जाएगा तो सामान्य पुत्री ही जन्म लेगा या सामान्य पुत्र ही होगा, लेकिन वाहक पुत्री यहाँ बन जाएगी, ठीक है, इन कैरियर्स बन जाएगी वो। और इसमें जो है लास्ट कंडीशन में जो है वंध अर्था पुत्र का भी जन्म हो सकता है। तो इस प्रकार जो है आगे ये ट्रांसलेट होती है। अब हम एक और कंडीशन देखते हैं। इसमें अगर आप देखोगे तो एक हीमोफीलिया वाहक स्त्री का सामान्य पुरुष की संदर्भ को दर्शाया गया है, जिसमें वाहक स्त्री और सामान्य पुरुष है। तो इसमें जो है एच से इसको रिप्रेजेंट किया गया है वाहक होने के लिए। तो इसमें आप देखो गैमेट जो है कैसे बन रहा है, और इसमें अगर आप देखोगे तो वाहक स्त्री सबसे पहले बनेगी और हीमोफिलिक पुरुष जो होगा सेकंड नंबर पर बनेगा। लेकिन इसी कंडीशन को अगर देखा जाए तो सामान्य स्त्री और सामान्य पुरुष अंत में बनेगा। लेकिन कहते हैं कि कुछ न कुछ गुण जो होते हैं, तभी तो कहा जाता है कि माता को पिता का गुण जरूर जो है बच्चों पे इसका प्रभाव डालता है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करेंगे तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है
पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।